नमस्कार, कॉस्मिक स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारी श्रृंखला चल रही है अभी पढ़ने में। राजस्थान का भूगोल हम पढ़ रहे हैं। राजस्थान के भूगोल के अंदर हमने पहले स्थिति विस्तार है, भौतिक प्रदेश है, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अभी जो हमारा चल रहा है वो अलग अलग जो है जलवायु का टॉपिक चल रहा है, और जलवायु में हमारा अलग अलग जो ऋतु हैं उन ऋतु के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम जो है ग्रीष्म ऋतु के बारे में पढ़ रहे थे। ग्रीष्म ऋतु में आंधी है, बबूला है, लू है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कौन से क्षेत्र में ज़्यादा आते हैं, कौन से में कम आते हैं, किस किस समय पर आते हैं, ये क्या ये होते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु को ही हम आगे जारी रखेंगे। इसमें ग्रीष्म ऋतु की और कुछ घटनाएं हैं और कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उनके बारे में हम देखेंगे। तो ग्रीष्म ऋतु के आधार पर हम देख सकते हैं कि राजस्थान का सर्वाधिक जो है गर्म जिला, सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है राजस्थान का? हाँ, चूरू। कौन सा है? चूरू। सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? चूरू है। सर्वाधिक गर्म स्थान, अगर हम बात करें सर्वाधिक गर्म स्थान की, तो सर्वाधिक स्थान कौन सा है? फलोदी, जो हाल ही में जिला बना है। अभी जो नया जिला बना है फलोदी, जोधपुर से अलग हुआ है ना, पहले ये जोधपुर में ही था। फिर है सर्वाधिक दैनिक तापांतर। दैनिक का मतलब प्रतिदिन, तापांतर। तापांतर कैसे? यानी कि दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहना और रात को टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाना। एक ही दिन के अंदर जो तापमान के अंदर सबसे जो ज़्यादा जो अंतर देखने को मिलता है वो कहाँ देखने को मिलता है हमें? जैसलमेर के अंदर। कहाँ पर? जैसलमेर के अंदर। क्योंकि आपने देखा होगा मरुस्थलीय क्षेत्र, ये जो भाग है जहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन यहाँ की जो मिट्टी है वो बलुई मिट्टी है, जो गर्म भी बहुत जल्दी होती है तो वापस ठंडी भी बहुत ही जल्दी होती है। तो इस क्षेत्र के अंदर तापमान दिन में धूप के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन रात को वापस ये जल्दी ही क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। इसलिए दैनिक तापमान जो है, तापांतर है, यहाँ पर बहुत कम है, सर्वाधिक है। और फिर हम बात करते हैं सर्वाधिक वार्षिक तापांतर की। वर्ष भर के तापांतर की अगर हम गणना करें तो वो कहाँ की है? चूरू की। ठीक है। वार्षिक आधार पर हम देखें तो यह जो सर्वाधिक गर्म जिला भी चूरू है और सर्वाधिक जो वार्षिक तापांतर भी देखने को मिलता है वो कौन सा है? बिल्कुल चूरू है। कौन सा देखने को मिलता है? चूरू है। फिर है न्यूनतम, ये तो सर्वाधिक हो गए 4। फिर है न्यूनतम, जो है न्यूनतम तापमान वाला जिला। न्यूनतम तापमान जिला कौन सा है? सिरोही। कौन सा है? सिरोही। यहाँ पर कम तापमान देखने को मिलता है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जितना जो है उच्च भाग होगा उतना ही तापमान कम होगा। तो राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा जो ऊपरी जो जिला देख सकते हैं हम ऊंचाई के आधार पर समुद्र तल से, तो सिरोही ज़्यादा है। तो सिरोही में तापमान बहुत ही कम रहता है एज ए कंपेयरिंग अदर के। और स्थान की बात करें, न्यूनतम तापमान का स्थान जो है वो राजस्थान में कौन सा है? माउंट आबू। कौन सा है? जो सिरोही के अंदर ही है, माउंट आबू। यहाँ पर सबसे न्यूनतम तापमान देखने को मिलता है। तो ग्रीष्म ऋतु की कुछ चीज़ें हम जो पिछले छोड़ चुके थे। न्यूनतम तापमान वाला जिला कौन सा है? सिरोही। और न्यूनतम तापमान स्थान भी कौन सा है? माउंट आबू, जो कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है। तो ये कुछ ग्रीष्म ऋतु की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने जो है पिछले वीडियो में आपको नहीं बताई थी, तो इनको आप नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखिए, अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। ग्रीष्म ऋतु के बाद में कौन सा टॉपिक आएगा? गर्मियाँ जाती है तो क्या आती है? बिल्कुल वर्षा ऋतु। कौन सी आती है? वर्षा ऋतु। कौन सी ऋतु है ये? वर्षा ऋतु। अब वर्षा ऋतु का समय कहाँ से है? जुलाई से अक्टूबर तक का ये जो समय होता है वो कौन सा होता है? वर्षा ऋतु। अब वर्षा ऋतु किस पर निर्भर करती है? कौन सी इंपॉर्टेंट चीज इसमें? मानसून। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वर्षा ऋतु का। कौन सा है? मानसून। मानसून है क्या? पहली चीज तो ये क्या है? एक मौसमी हवाएं हैं। क्या है? एक मौसमी हवाएं। कौन सी मौसमी हवाएं हैं? व्यापारिक हवाएं हैं, ये भी ध्यान रखना।
क्या है, व्यापारिक हवाएं है। अब जो ये मानसून शब्द है ये किससे बना है, ठीक है, तो ये अरबी भाषा का है। किस भाषा का है, अरबी भाषा का है। अरबी भाषा का जो शब्द है कौन सा, मौसम। मौसम शब्द से क्या बना है, मानसून। और इसको किसने बनाया है, अल मसूदी ने। अल मसूदी ने मानसून का नाम दिया इसको, ठीक है। जो मौसमी हवाएं जो होती है ना, जो आर्द्रता लेकर के और न्यून वायुदाब वाले क्षेत्र में जो वर्षा करवाती है, उनको क्या बोलते हैं, मौसमी हवाएं। और उसी को हम क्या बोल देते हैं, मानसून। तो मानसून जो है शब्द किसने दिया है, अल मसूदी ने। किसका शब्द है ये, अरबी भाषा का। किससे बना हुआ है ये, मौसम शब्द से मिल करके और क्या बना है, मानसून बना है। किससे, मौसम शब्द से, ये ध्यान रखना है। और ये हवाएं कहां से कहां की तरफ, जल से स्थल की तरफ आती है। कहां से, जल से स्थल की तरफ आती है। अब जो ये मौसमी हवाएं आती कैसे हैं, हम इनको देखेंगे। तो इस जो है तापमान, कोई भी हवा है वो उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की तरफ गति करती है। ये हमने देखा है। जो भारत का नीचे का आप जो मैप देखोगे तो इस तरह का मैप है, और नीचे है महासागर है, ठीक है। इस महासागर से जो हवाएं आएगी, जो भी हवाएं आएगी वो दो भागों में आएगी। एक तो इस तरफ से आएगी, ठीक है, एक तो ये रहेगा और एक ये रहेगा, ठीक है। ये दो हवाएं इसी तरफ आएगी, महासागर से उठने वाले जो हवाएं। यहाँ पर है जो है उच्च वायुदाब है, यहाँ पर क्या है, उच्च वायुदाब, और यहाँ पर क्या है, निम्न वायुदाब। तो हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से किसकी तरफ बढ़ती है, निम्न वायुदाब की तरफ से। किससे, उच्च से निम्न के अंदर। जो ये हवाएं ज्यादातर किस दिशा से आती है, दक्षिण पश्चिम से आती है। इसलिए जो भारतीय मानसून है, भारतीय मानसून को क्या नाम दिया गया है, मानसून। भारतीय मानसून का नाम क्या नाम है, भारतीय मानसून का, दक्षिणी पश्चिमी। हाँ, क्या नाम है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। क्योंकि इनकी दिशा कौन सी होती है, दक्षिण पश्चिमी दिशा होने की वजह से इसको क्या नाम दिया गया है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो एक पहली चीज तो यह है कि ये उच्च वायुदाब वाली हवाएं जो होती है वो निम्न वायुदाब की तरफ बढ़ेगी, तब हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, मानसून आएगा। आगे हम पढ़ेंगे दो अलग अलग समुद्री धाराओं के आधार पर कि कैसे मानसून आता है। लेकिन अभी आपको ये ध्यान रखना है कि समुद्री जो है क्षेत्र के अंदर उच्च वायुदाब होता है, और जो भारत के जो भूपृष्ठीय क्षेत्र है यहाँ पर निम्न वायुदाब होने की वजह से ये हवाएं है वो कहाँ से, उत्तर पश्चिम जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ गति करती है, जिसकी वजह से इनको जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है वो कहा जाता है। तो भारतीय मानसून का क्या नाम है, दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वो ले सकते हो आप। नेक्स्ट देखिए, अब महत्वपूर्ण कौन कौन सी तिथियां हैं मानसून की। जो मानसून है इसकी महत्वपूर्ण तिथियां कौन कौन सी है, ठीक है। तो मानसून की तिथियां लिख लीजिए आप। मानसून की तिथियां महत्वपूर्ण कौन कौन सी है। पहली है आगमन की, कब आगमन होता है इसका, ठीक है, कब कहाँ पर। पहले आप देख लीजिए भारत में आगमन कब होता है, और दूसरा हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान में इसका आगमन है वो कब होता है, दोनों ही लिख लीजिए। भारत में इसका आगमन हो जाता है 1 जून को। जो मालाबार तट है ना केरल का, मालाबार तट केरल, यहाँ पर इसका आगमन होता है संपूर्ण भारत की। अगर हम बात करें राजस्थान की बात करें तो लगभग 25 जून के आसपास, 25 जून के आसपास जो ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जो क्षेत्र है यहाँ पर ये राजस्थान के अंदर प्रवेश करता है। भाई ये राजस्थान है, अगर ये राजस्थान माने तो यहाँ पर जो है एंटर करता है मानसून इसके अंदर, ठीक है। और अगर भारत की बात करें, अगर इसे भारत की बात करें तो मानसून सबसे पहले यहाँ पर एंटर करता है। ये यहाँ पर कौन सा है, मालाबार तट, और यहाँ पर क्या है, डूंगरपुर, और ये बांसवाड़ा। तो यहाँ पर एंटर करता है सबसे पहले, ये राजस्थान का है और ये
संपूर्ण भारत के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले ये यहाँ पर 1 जून को एंटर कर जाता है, और यहाँ पर जो एंटर करते करते लगभग 25 से 30 जून का समय लग जाता है। जो डेट मानी गई है वो 25 जून इसकी मानी गई है, किसकी? मानसून की। अब ये तो है आगमन का। अब मानसून वापस लौट करके भी जाता है, ठीक है, तो इसका लिख लीजिए आप एक बार। मानसून के आगमन के बाद में इनका वापस लौटना मानसून का। वापस कब लौटता है मानसून? ये तो आगमन है, अब है मानसून का लौटना। मानसून का वापस लौटना। वापस कब लौटता है? जिसको निवर्तन बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं इसको? निवर्तन। लिख लीजिए, क्या पता आपके एग्जाम में भी ये भी आ सकता है, निवर्तन भी आ सकता है। तो वापस बात करें तो वापस वही हम किसकी बात करेंगे? भारत की और राजस्थान की। तो यहाँ पर ये दो भागों में, एक तो उत्तरी भारत में कब लौट जाता है और राजस्थान में ये कब लौट जाता है। उत्तरी भारत के अगर तो 1 अक्टूबर के समथिंग ये वापस लौटना शुरू कर देता है। कब? 1 अक्टूबर के अंदर। और राजस्थान के अंदर ये 30 सितंबर से वापस लौट जाता है। सारा मानसून है वो जुलाई से सितंबर के बीच में होता है, फिर उसके बाद में ये वापस लौट जाता है। लेकिन संपूर्ण भारत की आप बात करोगे, संपूर्ण भारत में, तो ये लगभग 31 अक्टूबर के आसपास जो है वापस लौट के जाता है। और वापस लौटते टाइम पे आपको पता होगा तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्र है, वहाँ पर ये वर्षा होती है। लौटते हुए मानसून की वजह से भारत के जो दक्षिणी भाग है यहाँ पर, ये जो तमिलनाडु इस क्षेत्र में वापस जब ये मानसून वापस आता है तो आते टाइम पर यहाँ पर वर्षा करता है। लौटते हुए मानसून की वर्षा होती है वो कहाँ पर होती है? ये ध्यान रखना, तमिलनाडु के अंदर। लौटते हुए मानसून की वर्षा कहाँ देखने को मिलती है? तमिलनाडु के अंदर। और एंटर करते टाइम पे केरला के जो है, केरला के अंदर आप उसको देख सकते हो। तो ये वापस लौटते हुए मानसून की तारीखें हैं जो आपको याद रखनी है। अब ये तो मानसून के आने की और लौटने की बात है। अब जो हमने दक्षिणी पूर्वी मानसून पढ़ा है, दक्षिण पश्चिमी जो है मानसून पढ़ा है, ये कौन कौन सी जो शाखाओं से हमारा आता है? ठीक है, कौन कौन सी शाखाओं से हमारे आता है ये? तो 2 महत्वपूर्ण शाखाएं हैं मानसून की शाखाएं, लिख लीजिए आप। भारतीय जो मानसून है, मानसून की शाखाएं, मानसून की 2 इंपॉर्टेंट शाखाएं हैं। एक तो है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी की शाखा, ठीक है। एक है अरब सागरीय शाखा। 2 शाखाएं हैं भाई। भारत ये है हमारा, ठीक है। तो एक तो मानसून इस तरफ से एंटर करेगा, इसको तो हम कौन से बोलते हैं? अरब सागरीय। ये कौन सी है? अरब सागरीय। और एक मानसून इस तरफ एंटर करेगा, वो कौन सी है? बंगाल की खाड़ी शाखा, ठीक है। ये दूसरी कौन सी होगी? बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब ये दोनों ही जब जो एंटर करती है भारत के अंदर, सबसे पहले जो आती है वो कौन सी आती है? अरब सागरीय शाखाएं। कहाँ पर? मालाबार तट, केरल के अंदर, अभी हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले ये कहाँ पर एंटर करती है? मालाबार तट पे, ठीक है। अरब सागरीय जो शाखा है इसकी वर्षा भारत के अंदर जो है सबसे पहले आती है। राजस्थान के अंदर भी आती है लेकिन न्यूनतम वर्षा करती है ये। हमारा सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी से होते हैं, राजस्थान की बात करें तो। इनको भी अलग अलग शाखाओं में बांटा गया है। कौन कौन सा है? बंगाल की खाड़ी की अगर हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी की कितनी है? 2 महत्वपूर्ण है। एक तो कौन सा है? पूर्वी हिमालय के आसपास के क्षेत्र में ये वर्षा करती है। जब यहाँ से लौट करके ऊपर जाती है, भारत का ये मैप है, मान लो कि ये मैप है, यहाँ से एंटर करके यहाँ जाती है तो यहाँ आगे जो हिमालय है उस हिमालय से टकरा करके इस क्षेत्र में वर्षा करती है पहले तो। दूसरी इस क्षेत्र में, तो ये तो हो गया कौन सा? पूर्वी हिमालय, ठीक है। और ये क्षेत्र कौन सा हो गया? उत्तरी विशाल मैदान, उत्तरी विशाल मैदान। तो इन 2 शाखाओं के अंदर वर्षा करती है। तो एक तो पूर्वी हिमालय और एक उत्तरी विशाल मैदान, इस क्षेत्र में वर्षा करती है। राजस्थान में वर्षा की शाखा, राजस्थान में जो सर्वाधिक वर्षा करती है वो कौन करती है? बंगाल की खाड़ी की ये
शाखा है जो कि राजस्थान में वर्षा करती है। तो राजस्थान में वर्षा की शाखा कौन सी? उत्तरी विशाल मैदान में जो वर्षा करती है, जो शाखा जिस शाखा से वर्षा होती है, राजस्थान में भी उसी जो क्षेत्र है, राजस्थान का ये जो भाग है, राजस्थान आप देखोगे तो ये हमारा, अगर मान लो राजस्थान हम बना करके चलते हैं इसे, तो इस क्षेत्र के अंदर जो सर्वाधिक जो वर्षा होती है इस क्षेत्र में, वो किसकी वजह से होती है? इसी उत्तरी विशाल मैदान की वर्षा शाखा होती है। इसके आसपास के क्षेत्र में वर्षा सबसे ज़्यादा इसी के हमें देखने को मिलती है। तो ये तो हो गया बंगाल की खाड़ी का। अब आप देखिए अरब सागर का। अरब सागरीय शाखाएं भी कितने भागों में बंटी है? 3 भागों में बंटी गई है। कितने भागों में? 3 भागों के अंदर। कौन कौन सी? पहली है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कितने भागों में बंटी हुई है ये? 3 भागों के अंदर। तो पहली है छोटा नागपुर, पश्चिमी घाट और दूसरा है पूर्वी हिमाचल। राजस्थान में वर्षा शाखा, राजस्थान की वर्षा शाखा कौन सी है? ये हिमाचल की जो वर्षा शाखा है, ये भी किसकी भाग है? जो है अरब सागरीय जो है उसी की है। अरब सागरीय वर्षा शाखा है, उसी से ये वर्षा होती है। तो छोटा नागपुर, पश्चिमी घाट और हिमाचल जो शाखा है, उस शाखा से राजस्थान के अंदर देखो, एक तो उत्तरी विशाल मैदान की शाखा से और एक हिमाचल शाखा से, इन दो से ही क्या होती है? राजस्थान के अंदर वर्षा देखने को मिलती है हमें। तो ये 2 चीज़ आप जरूर ध्यान रखें। अरब सागरीय जो वर्षा है वो बहुत ही कम देखने को मिलती है। अरब सागरीय वर्षा के इससे जो राजस्थान के अंदर कम वर्षा होती है, कम क्यों होने का कारण है? क्योंकि ये मान लो अगर राजस्थान है, ऐसे अगर हम राजस्थान बनाते हैं, ये राजस्थान है, अरावली का विस्तार है वो इस तरफ से है, जो आती है अरावली जो अरब सागरीय जो आती है ना, वो इसके समकक्ष निकल जाती है, इसे अरावली के ऊपर से निकल जाते हैं। यानी अवरोध नहीं होने की वजह से जो है इस शाखा से हमारे यहाँ पर अधिक वर्षा नहीं हो पाती है। बहुत ही कम जो है यहाँ पर वर्षा देखने को मिलती है। अरावली का जो वृष्टि छाया क्षेत्र है ना, वहाँ पर बहुत ही कम वर्षा देखने को मिलती है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में आप इसके बारे में देख सकते हो कि यहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होती है। कारण क्या है? अरावली का वर्षा जो शाखा है, जो मानसूनी हवाएं चलती है, उनके समांतर ही अरावली है। तो उसके जो जितने भी जो क्लाउड्स जो बनते हैं, बादल है, वो इसी के समांतर आगे निकल जाते हैं, कोई अवरोध नहीं हो पाता। अवरोध नहीं होने की वजह से इस क्षेत्र के अंदर वर्षा नहीं होती है। तो ये 2 शाखाएं आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है कि राजस्थान में एक तो उत्तरी विशाल मैदान जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है उससे वर्षा होती है, और एक हिमाचल जो है हिमाचल शाखा से वर्षा होती है। वो किसका क्षेत्र है? अरब सागरीय जो शाखा है उसी की जो हिमाचल शाखा है, उससे राजस्थान के अंदर वर्षा होती है। इन 2 शाखाओं से राजस्थान के अंदर वर्षा होती है। राजस्थान में वर्षा का जो औसत है जो अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ही कम है, इसलिए इन 2 ही वर्षा रेखाओं से होती है, और वो भी बहुत ही कम होती है। क्योंकि इसकी जो राजस्थान में ये जो शाखा वर्षा करती है, ये हिमालय के पास जाकर वापस लौटते हुए वर्षा करती है। तो वहाँ पर काफ़ी सारे जो बादल है वो पहले से ही खाली हो जाते हैं। यहाँ पर जो है दूसरी है कि आर्द्रता की कमी। पहला है इसमें जो अरावली का समांतर होना, और दूसरा आर्द्रता की कमी। नमी कम होने, शुष्क क्षेत्र अधिक होने की वजह से यहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होती है। तो 2 चीज़ें आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। अब एक चीज़ है कि एक आता आपके पूर्वाइयाँ, ये साथ का साथ मैं बता देता हूँ क्योंकि इसी शाखा से जुड़ा हुआ है। जो पूर्वी क्षेत्र से, पूर्वी दिशा से जो मौसमी हवाएं आती है, या मानसूनी जिसको बोल सकते हैं, मानसूनी हवाएं, जिसकी वजह से राजस्थान के अंदर वर्षा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्वाइयाँ बोलते हैं। पूर्वी दिशा से जो मानसूनी हवाएं आती है, पूर्वी दिशा से कुछ क्या आती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा से जो पूर्वी दिशा की तरफ से जो हवाएं आती है, जिसकी वजह से राजस्थान के अंदर जो है वर्षा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्वाइयाँ बोलते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि पूर्वी मानसून की वजह से पूर्वी मानसूनी हवाएं जो आती है, उन्हीं हवाओं को क्या कहा जाता है? पूर्वाइयाँ कहा जा सकता है। आपके एग्जाम में आ भी सकता है कि भाई पूर्वी मानसूनी हवाओं को क्या कहा जा सकता है, क्या कहा जाता है? तो पूर्वाइयाँ, या 2-3 टॉपिक जो आपके और टॉपिक दिए होते हैं, तो उसका अर्थ है कि पूर्वाइयों को, पूर्वी मानसूनी हवाओं को पूर्वाइयाँ ही कहा जाता है। अब ये तो हो गया ये पूरी घटनाओं के बारे में। अब हम देखते हैं कि मानसूनी सत्र के अंदर कौन कौन सी घटनाएं होती है, ठीक है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमने ग्रीष्म ऋतु के अंदर देखा है, वैसे ही हम मानसून की घटनाओं के बारे में देखेंगे। 4 घटनाएं महत्वपूर्ण होती है। कौन कौन सी? मानसून की घटनाएं लिख लो। मानसून की घटनाएं, मानसून की कौन कौन सी घटनाएं हैं? 4 घटनाएं हैं भाई मानसून की।
कितने हैं? 4। नंबर 1 मानसून प्रिस्पॉट, ठीक है। नंबर 2 मानसून प्रतिच्छेदन, ठीक है। नंबर 3 मानसून निवर्तन, और नंबर 4 कार्तिकिया अक्टूबर हीट। 4 मानसून जो है घटनाएं होती है, कौन कौन सी? मानसून प्रपोट, मानसून प्रतिच्छेदन, मानसून निवर्तन और कार्तिकीय अक्टूबर हीट। सबसे पहले हम बात करते हैं मानसून प्रपोस्ट की। मानसून की पहली तेज वर्षा क्या कहलाती है? मानसून प्रपोट। क्या कहते हैं इसको? मानसून प्रपोट, जो कि कब? जुलाई के आसपास, जून जुलाई में जब मानसून एंटर करता है उस समय पे ये देखने को मिलती है, ठीक है। सेकेंड है मानसून प्रतिच्छेदन। प्रतिच्छेदन का मतलब होता है गैप। क्या बोलते हैं इसको? गैप। यानी कि जो मानसून प्रपोट के पश्चात अगली वर्षा तक, पश्चात 2-3 हफ्ते तक वर्षा नहीं होना। अगर वर्षा नहीं होती 2-3 हफ्ते तक है, किसके बाद में? मानसून प्रपोट्स के बाद में वर्षा नहीं होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मानसून प्रतिच्छेदन। यानी कि 2 वर्षों के बीच में थोड़ा लंबा गैप हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मानसून प्रतिच्छेदन। जुलाई अगस्त के अंदर इसका टाइम जो है वो क्या है? जुलाई अगस्त के अंदर देखने को मिलता है। मानसून प्रतिच्छेदन का गैप जो देखने को मिलता है मानसून का, वो किसमें? जुलाई अगस्त के अंदर देखने को मिलता है। मानसून निवर्तन, अभी मैंने बोला था मानसून का, मानसून या मौसम का, मौसम लिख लीजिए आप, मानसून का वापस लौटना। राजस्थान में कब लौटता है? 30 सितंबर, और संपूर्ण भारत में 31 अक्टूबर, और उत्तरी भारत में 1 अक्टूबर। ये पढ़ा ना अभी। तो जब मानसून है वो वापस लौट करके जाता है, उसको मानसून निवर्तन कहा जाता है। ये देखे अक्टूबर और कार्तिक हीट, यानी कि मानसून के वापस लौटते समय पे जो है मानसून के वापस लौटते समय तापमान में वृद्धि जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? अक्टूबर हीट। और इसका समय अक्टूबर हीट है, तो सीधा सा मतलब है कौन सा है? अक्टूबर ही है टाइम जो है। यानी अक्टूबर हीट या कार्तिक हीट भी इसको बोलते हैं। हिंदू महीनों के आधार पर इसको कार्तिक हीट बोल सकते हैं, और अंग्रेजी महीनों के आधार पर इसको अक्टूबर हीट कहा जाता है। तो मानसून जो वापस लौट के जाता है तो कुछ तापमान में वृद्धि होती है, उस वृद्धि को अक्टूबर हीट या कार्तिक हीट कहते हैं। मानसून जो वापस लौट रहा होता है उसको हम मानसून निवर्तन कहते हैं। जो अलग अलग 2 वर्ष मानसून जो वर्षा होती है उन वर्षों के बीच में थोड़ा सा 2-3 हफ्ते के जो गैप आ जाता है, उस गैप को हम मानसून प्रतिच्छेदन बोलते हैं। और जो पहली तेज मूसलाधार जो बारिश होती है, तेज वर्षा होती है मानसून के आगमन की, उसको हम मानसून प्रपोट बोलते हैं। तो 4 ये महत्वपूर्ण जो गतिविधियां होती है वो मानसून की होती है, और आपको ये बिल्कुल कंटेस्ट याद रहनी चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए और क्या क्या महत्वपूर्ण है मानसून की घटनाओं के आधार पर। तो अभी वो ही पढ़ लेते हैं कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है और सर्व न्यूनतम कहाँ होती है। तो वर्षा, ठीक है, जिले के आधार पर हम देखते हैं। वर्षा जिले के आधार पर देखते हैं। तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक और न्यूनतम। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला तो कौन सा है? झालावाड़। कौन सा है? झालावाड़, जहाँ से 100 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। कहाँ पर? झालावाड़ के अंदर। न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर, जहाँ पर 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, से कम। जो औसत वर्षा होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है, इसकी जो औसत वर्षा होती है वो 100 सेंटीमीटर होती है। तो सर्वाधिक वर्षा जो कहाँ पर होती है, कौन से जिले में होती है? झालावाड़ में। और न्यूनतम है वो जैसलमेर में।
और फिर वर्षा का ये हम देख लेते हैं अगला स्थान के आधार पर कि सर्वाधिक किस स्थान पर होती है, न्यूनतम किस स्थान पर होती है। यहाँ पर है सर्वाधिक, स्थान के आधार पर हम पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर है न्यूनतम। तो सर्वाधिक तो कहाँ पर होती है, माउंट आबू में। कितनी, 150 सेंटीमीटर से भी अधिक, 150 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा। स्थान विशेष की अगर बात करें तो माउंट आबू जिससे कहाँ पर है, सिरोही के अंदर, सिरोही में, इस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है। और न्यूनतम वर्षा वो कहाँ पर, सम तहसील कहाँ पर है, जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर। यहाँ पर न्यूनतम वर्षा होती है 0 डिग्री सेंटीमीटर वर्षा का जो है औसत यहाँ पर देखने को मिलता है। तो सर्वाधिक वर्षा जो है इस जिले के आधार पर देखें तो झालावाड़, और न्यूनतम जैसलमेर। सर्वाधिक अगर वर्षा स्थान के आधार पर देखें तो माउंट आबू, और न्यूनतम है वो जैसलमेर के अंदर। तो ये वर्षा के कुछ महत्वपूर्ण जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर जो थे वो हमने पढ़े हैं। अब दो कुछ जो महासागरीय धाराएं हैं जो हमारे मानसून को प्रभावित करती है, मानसून को प्रभावित करने वाली धाराएं, किसको, मानसून को प्रभावित करने वाली धाराएं। मानसून को प्रभावित करने वाली धाराएं कौन कौन सी है, दो धाराएं हैं भाई, कौन कौन सी है, एक तो अल निन्नो, कौन सी है, एक तो अल निन्नो है, और एक ला निन्ना। अल निन्नो और ला निन्ना दो महासागरीय धाराएं हैं। ये क्या है, दोनों ही महासागरीय धाराएं। ठीक है, पहली चीज कि क्या है अल निन्नो है, ये क्या, पहले देख लीजिए क्या है, ये गर्म महासागरीय धाराएं हैं। ये क्या है, गर्म महासागरीय धाराएं कौन सी है, अल निन्नो। कहाँ से बनती है ये, पूर्वी प्रशांत महासागर में। कहाँ से होती है इसकी शुरुआत, पूर्वी प्रशांत महासागर है उसके पास में। कब होती है, समय दिसंबर के आसपास। समय हम देखेंगे इनका कब रहता है, दिसंबर के आसपास। नंबर 4, प्रभाव क्या इनका, देखो क्या है, क्या, कहाँ से, कब और क्या प्रभाव, ये देखने को मिलता है। अल निन्नो का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, दिसंबर के आसपास आती है। ये क्या करती है, मानसून में देरी, इसकी वजह से क्या होता है, मानसून में देरी होती है, प्लस कम प्रभावशाली होता है, प्रभावशाली मानसून। ठीक है, अगर ये समुद्री धाराएं आती है तो मानसून में देरी होगी, और जो मानसून का जो प्रभाव भी रहेगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा। इसके उपनाम भी है, इसको क्या बोलते हैं, यीशु का शिशु, द चाइल्ड ऑफ क्रिस्ट, यीशु का शिशु भी बोल सकते हैं इसको। और महासागरीय बुखार भी बोलते हैं इसको, गर्म हवाएं हैं, बुखार चढ़ा देती है ये, इसलिए महासागरीय बुखार भी इसको बोलते हैं। किसको, अल निन्नो को। गर्म महासागरीय धारा है, पूर्वी प्रशांत महासागर से ये बनती है, दिसंबर के आसपास बनती है। इसकी वजह से मानसून में देरी होती है और कम प्रभावशाली होता है मानसून। और इसके उपनाम है, यीशु का शिशु भी कहा जाता है इसको, और महासागरीय बुखार भी इसको कहा जाता है। दूसरी आ जाती है ला निन्ना, दूसरी समुद्री महासागरीय धाराएं कौन सी है, ला निन्ना। ला निन्ना क्या है, ये ठंडी महासागरीय है। पहली चीज की क्या है, क्या है, ठंडी महासागरीय धाराएं। क्या है ये, वो गर्म है और ये ठंडी है। दूसरी स्थान, सेम स्थान है, ये भी किसी से, पूर्वी प्रशांत महासागर से ही उत्पन्न होती है, इसकी भी उत्पत्ति। तीसरी चीज है समय, बिल्कुल सेम समय, दिसंबर के आसपास, इसमें कोई चेंज नहीं है भाई। पहले ये भी आ सकती, अगर ये आ जाती है तो मानसून देरी से आता है, अगर ये आ जाती है तो मानसून टाइम पे आ जाता है। प्रभाव क्या है, समय पर मानसून, मानसून समय पर होता है, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रभावशाली,
प्रभावशाली मानसून। मानसून है वो अच्छा खासा प्रभावशाली होता है, यानी अच्छी वर्षा देखने को मिलती, किसकी वजह से? ला निन्ना की वजह से। और इसको भी उपनाम दिया हुआ है ला निन्ना का, क्या दिया हुआ है? अल निन्नो की छोटी बहन। क्या नाम है इसका? अल निन्नो की छोटी बहन, इसको उपनाम दिया हुआ है। तो ये दो जो है जो महत्वपूर्ण महासागरीय धाराएं हैं जो हमारे भारतीय मानसून को क्या करती है? प्रभावित करती है। तो आज हमने अब तक जो है किसके बारे में हम पढ़ चुके हैं? मानसून के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगले वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे अगली एक ऋतु के बारे में, शीत ऋतु के बारे में। और शीत ऋतु के बारे में पढ़ने के पश्चात हमारा जलवायु का टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा, फिर हम अपवा तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है ये यहाँ पर ही खत्म होता है, जहाँ पर हमने जो है मानसून के बारे में पढ़ा कि मानसून कब आता है, हमारे यहाँ पर कितनी वर्षा होती है, कौन कौन से क्षेत्र में वर्षा होती है, कौन कौन से क्षेत्र में ज़्यादा होती है, कम होती है, कौन से जिले में ज़्यादा है, कहाँ कम है, और मानसून शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है। और ये दो महत्वपूर्ण धाराएं हैं, अल निन्नो और एक ला निन्ना, ये दोनों महत्वपूर्ण धाराएं आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में इनसे भी संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। और अगर आपने अभी तक भी वीडियो को जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके जितने भी एग्जाम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पर पढ़ाऊंगा मैं आपको, हर एक टॉपिक को डिटेल में बताऊंगा। और जहाँ तक मेरा जो है कोशिश रहेगा यही कि आपके एग्जाम के अंदर आने वाला हर एक क्वेश्चन इन्हीं जगहों में से आए हैं। जैसे सेकंड ग्रेड के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन, अभी तक कुछ ही टॉपिक पढ़े हैं अभी तो हमने, जिसमें से 7-8 क्वेश्चन आ गए उसमें से भी। तो आप अगर इन नोट्स को इतना कवर कर लोगे तो डेफिनेटली RS प्री आपके इजीली क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में शीत ऋतु को लेकर के। धन्यवाद।